मानव जीवन हार्वेस्टर। सच कहूं तो रेयांश मेहता बहुत क्रोधित हुआ जब रिया मेहता वापस आया और उसने इतना आत्मधर्मी व्यवहार किया। रिया कपूर के बाद वह दूसरी ऐसी व्यक्ति थी जिनके बारे में रेयांश मेहता को लगा कि वे मुक्ति से परे हैं। चूंकि वह उसे बचा नहीं सकता था, इसलिए वह बस बेरुखी से देखता रहा। इस पल उसने अपने दिल में बची हुई आखिरी ममता भी तोड़ दी, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था। हालांकि मैं पहले गुस्से में था, लेकिन सिस्टम द्वारा जारी किए गए कार्यों को देखने के बाद मैं काफी हद तक शांत हो गया। यह एक सुखद आश्चर्य था, लेकिन बुरा भी नहीं। कम से कम इससे सिस्टम के लिए एक कार्य प्रारंभ हो गया। प्रत्येक कार्य के लिए पुरस्कार हैं, और पुरस्कार हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। मिशन बस कुछ ही पंक्तियों का है, बहुत सरल है। सिस्टम, क्या आपको यकीन है कि हमें बस ड्रैगन किंग को ज़िया किंगडम से बाहर निकालना है, उसे मारना नहीं है? रेयांश मेहता कुछ उलझन में था। यह कोई ऐसा काम नहीं लग रहा था जो पीपी सिस्टम को देना चाहिए। ये बहुत आसान लग रहा था। सिस्टम, मेजबान की वर्तमान शक्ति और ताकत के आधार पर पुरुष नायक को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है। संभावना केवल 0.001 है। रेयांश मेहता अवाक रह गया। खैर, सिस्टम उसे नीची नज़र से देखता था, लेकिन बात तो समझ में आती है। लॉन्गजिंग की पहचान असाधारण है। आसपास के संघों में उसका बहुत ऊंचा स्थान है। अधिकारी उसके लोगों को ज़िया साम्राज्य की सीमाओं के भीतर आसानी से मरने नहीं देंगे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वे उसे सीधे मार सकते थे, लेकिन उन्हें अधिकारियों के दबाव का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। पूरा यूचेन समूह नष्ट हो सकता था, और एल्ड गुप्ता भी उसे बचा नहीं पाएंगे। ये कितना भयानक है। रेयांश मेहता को याद आया कि मूल कहानी में लॉन्गजिंग ने एक बार अफ्रीका में अपनी मौत का नाटक किया था, जिससे बहुत हंगामा मच गया था। विदेशी ड्रैगन पैलेस बलों ने अराजकता फैला दी है, जिससे सभी देश अस्तव्यस्त हो गए हैं। विशेष रूप से अफ्रीका में उथल पुथल मची हुई है। ज़िया साम्राज्य के प्रत्येक प्रांत में अनगिनत डार्क ड्रैगन गार्ड्स का उल्लेख नहीं किया गया है। नवरंग प्रांत में रेयांश मेहता अपनी रक्षा कर सकता था, और लॉन्गजिंग उसके खिलाफ असहाय था। लेकिन ऐसे व्यक्ति को मारना एक हार का प्रस्ताव होगा, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें। केवल तभी जब किसी का अपना महत्व लॉन्गजिंग की हत्या के प्रभाव से कहीं अधिक हो जाएगा, तब अधिकारी उसे बचाने में संकोच नहीं करेंगे और बिना रोक टोक के कार्य करेंगे। लॉन्गजिंग इस बार सामान्य माध्यम से लौटा, और ज़िया गुओ के पास उसे प्रवेश देने से मना करने का कोई कारण नहीं था। न ही वह इस तरह के घृणित कृत्य के लिए नीचे गिर सकता था। भले ही मेजबान पुरुष नायक को मार देता है, यह मेजबान के जीवन को बहुत खतरे में डाल देगा। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए विकल्पों को तौलने के बाद इस प्रणाली ने निर्धारित किया है कि यह मिशन सबसे चरम और सबसे उपयुक्त है। समझ गया। रेयांश मेहता ने सिर हिलाया। फिर उसने इनाम की ओर देखा। रिएक्टर की चिंगारी। तकनीक का नाम देखते ही रेयांश मेहता की आंखें तुरंत सूर्य की तरह चमक उठीं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। नैना सिंह एक तरफ खड़ी होकर अभी भी रिया मेहता के बारे में अपने मूल्यांकन के बारे में बकबक कर रही थी। रेयांश मेहता के असामान्य व्यवहार से पूरी तरह अनजान थी। रेयांश मेहता ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, और उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ गई। आर्क रिएक्टर, एक ऊर्जा कोर जो केवल विज्ञान कथा सुपरहीरो फिल्मों में मौजूद है। सुपरहीरो आयरन मैन की छाती पर एक छोटा सा ऊर्जा स्रोत है जो नीली और सफेद रोशनी उत्सर्जित करता है। ये सिर्फ हथेली के आकार का है, लेकिन ये पूरे कवच को सहारा देता है और उसे आज़ादी से उड़ने और घूमने में मदद करता है। लोककथा के अनुसार आयरन मैन का रिएक्टर एक लघु शीत समलन उपकरण है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से इस तकनीक को प्राप्त करना मूलतः असंभव है, क्योंकि स्थिर नाभिकीय समलन एक काल्पनिक स्वप्न है, जब तक कि अत्यधिक उच्च दबाव या तापमान वाला वातावरण न बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, सूर्य एक खगोलीय पिंड है जो निरंतर नाभिकीय समलन से गुजरता रहता है। इसके केंद्र पर दबाव 250 अरब वायुमंडल के बराबर है। इस अत्यधिक दबाव के कारण 2 हाइड्रोजन परमाणु एक हीलियम परमाणु में विलीन हो जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। हालांकि वर्तमान प्रौद्योगिकी ऐसा वातावरण नहीं बना सकती, इसलिए यह परमाणु समलन प्राप्त करने के लिए परमाणु ईंधन को केवल 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकती है, लेकिन इसे केवल 1000 सेकंड से थोड़ा अधिक समय तक ही बनाए रखा जा सकता है, जिससे इसे व्यापक अनुप्रयोग प्राप्त करना असंभव है। हालांकि सिस्टम द्वारा प्रदान की गई आर्क रिएक्टर तकनीक ने इस समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया। यह न केवल उच्च तापमान और उच्च दबाव की सीमाओं पर काबू पा सकता है, बल्कि रिएक्टरों का लघुकरण और विस्तार भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में, मोबाइल फोन की बैटरी के आकार का एक परमाणु समलन रिएक्टर बनाया जा सकता है और उसे अपनी जेब में रखा जा सकता है। इससे मिलने वाली ऊर्जा एक छोटे शहर को लंबे समय तक बिजली देने के लिए पर्याप्त है। यह अत्याधुनिक तकनीक है जिसका रेयांश मेहता ने हमेशा सपना देखा था। इस बात से उनके तकनीकी साम्राज्य को एक ठोस आधार मिला। उदाहरण के लिए, सैन्य कृत्रिम अंग। आज बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम लिथियम बैटरियां सैन्य कृत्रिम अंग को अधिकतम 3 दिनों तक ही बिजली दे सकती हैं, और वह भी न्यूनतम गति तथा अन्य कार्यों के अभाव की स्थिति में। यदि आपकी ऊर्जा का 1000वां हिस्सा भी उपलब्ध हो, तो सहनशक्ति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी, जो सैन्य कृत्रिम अंगों को विभिन्न वातावरणों से निपटने के लिए पर्याप्त होगी, जहां ऊर्जा को लंबे समय तक पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, एक ऐसा मोबाइल फोन जिसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती, उसे 3 पीढ़ियों तक चलाया जा सकता है, और व्यक्ति के चले जाने के बाद भी वह फोन बना रहता है। बेशक, अगर मिशन पूरा हो जाता है और एक आदर्श आर्क रिएक्टर तैयार हो जाता है, तो रेयांश मेहता उसे उसके आदर्श रूप में बाजार में आने ही नहीं देगा। इसके बजाय वह उसे एक दोषपूर्ण आर्क रिएक्टर में बदल देगा, जो उत्पाद के लिए दैनिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने मूल कार्य का केवल एक अंश ही रख पाएगा।
अन्यथा यदि कोई गुप्त उद्देश्य वाला व्यक्ति इसे अनुसंधान के लिए ले लेता है तो ये बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। आर्क रिएक्टर के साथ रेयांश मेहता को अब युद्धपोत, अंतरिक्षयान या यांत्रिक जैसे बड़े अधिक ऊर्जा गहन संरचनाओं का निर्माण करते समय ऊर्जा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। रेयांश मेहता कैसे खुश और प्रसन्न नहीं हो सकता था। पुरस्कारों की तुलना में रिया मेहता और लॉन्गजिंग द्वारा उत्पन्न परेशानियां और कुंठाएं नगण्य थीं। रेयांश मेहता जैसी मुसीबत जितनी ज्यादा आए उतना ही अच्छा है। ये वाकई आकर्षक है। मैं शुरू में चाहता था कि लॉन्गजिंग मर जाए, लेकिन अब मैं थोड़ा अनिच्छुक हूं। यह अफसोस की बात है कि ये चेन में कोई संयम नहीं है। वह कुछ ही राउंड के बाद टूट गया। रेयांश मेहता ने आह भरी। फिर दूसरे इनाम को देखो। भगवान स्तर की बंदूक और यांत्रिक युद्ध कौशल। पहली नज़र में नाम को समझना आसान नहीं है। रेयांश मेहता ने इस कौशल का परिचय दिया। इस कौशल के साथ मेजबान तुरंत ही दुनिया के सभी आग्नेयास्त्रों की संरचना और उपयोग में कुशल हो जाएगा। इसमें सभी प्रकार के आग्नेयास्त्रों जैसे पिस्तौल, राइफल, मशीनगन, स्नाइपर राइफल, रॉकेट लॉन्चर, मोटा आदि का उत्तम अनुप्रयोग शामिल है। आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त इसमें सैन्य अभियानों के यांत्रिक अनुप्रयोग भी शामिल हैं, जैसे टैंक, युद्धवाहन, सैन्य लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, युद्धपोत आदि। इसके अलावा मेजबान को सैन्य अभियानों में सभी कौशल प्राप्त होंगे, जिनमें टोही, घुसपैठ, हत्या, पैराशूटिंग, गोताखोरी, विध्वंस, एंटी स्नाइपर तथा इंडोर और छोटे पैमाने के युद्ध क्षेत्रों में सभी ज्ञान और कौशल शामिल हैं। उपर्युक्त सभी कौशल उत्तम स्थिति में हैं। एक बार मेजबान इन्हें प्राप्त कर लेगा तो वह देव स्तर पर होगा। परिचय पढ़कर रेयांश मेहता बहुत खुश हुआ। उसके पास पहले से ही निकट युद्ध कौशल है। विभिन्न मार्शल आर्ट शैलियों को सीखने के बाद उसकी दिव्य स्तरीय मार्शल आर्ट प्रतिभा उसे 100 विरोधियों से मुकाबला करने और मानवता के शिखर पर पहुंचने में सक्षम बनाएगी। अब भगवान स्तर की बंदूक और मशीन कौशल के साथ उसकी कमजोरियों की पूरी तरह से भरपाई हो गई है। पारंपरिक मार्शल आर्ट के उस्ताद सर्वशक्तिमान नहीं होते। वे सिर्फ गोलियों से बच सकते हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वे लापरवाह रहे तो वे जरूर घायल हो जाएंगे, आग्नेयास्त्रों से मारे जाएंगे या लंबी दूरी से निशानेबाजों द्वारा मार गिराए जाएंगे। उदाहरण के लिए, पिछली बार मकाऊ में रेयांश मेहता की रक्षा के लिए नाव में छिपे एक स्नाइपर ने उसके कंधे में गोली मार दी थी। यदि ऐसे कुछ और स्नाइपर आ जाएं, तो वे आपको अचानक पकड़ लेंगे और किसी महत्वपूर्ण स्थान पर निशाना साधेंगे और आप भी मर जाएंगे। अंततः हम सिर्फ नश्वर प्राणी हैं। सैन्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पारंपरिक मार्शल आर्ट के उस्तादों में एक जन्मजात नींव होती है। थोड़े से अभ्यास और बुनियादी आग्नेयास्त्र कौशल के साथ वे योग्य हमलावर सैनिक बन सकते हैं। अगर किसी में आग्नेयास्त्रों का हुनर और पारंपरिक मार्शल आर्ट से लड़ने की क्षमता है, तो वह नज़दीकी और लंबी दूरी की लड़ाई दोनों में ही दबदबा बना सकता है। वे एक भयानक, सर्वांगीण योद्धा, एक अजेय शक्ति, एक शैतान, एक मानव हत्यारा होते हैं। मुकदमा हार गया। दोनों पुरस्कार बिल्कुल वही थे जो रेयांश मेहता चाहता था और जिसे पाने के लिए वह इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि लॉन्गजिंग को नवरंग प्रांत से बाहर निकालने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उन्होंने सही तौर पर कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर हम जल्दबाजी में आशीष वर्मा और अन्य लोगों को कार्रवाई करने देते हैं तो इससे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो सकता है और उन्हें जनमत में सबसे आगे आने का मौका मिल सकता है। इंतजार करना और देखना बेहतर है और सभी बदलावों के बावजूद अपरिवर्तित बने रहना बेहतर है। समय की कमी उसके पास है, मेरे पास नहीं। केवल तभी जब वह अपनी कमजोरी प्रकट करेगा, मैं वैध जवाबी हमला कर सकूंगा। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले सैन्य कृत्रिम अंगों का उत्पादन किया जाए। इस पर विचार करने के बाद रेयांश मेहता ने अपना मन बना लिया। एक खलनायक के रूप में जो पहले उकसाता है वह अक्सर पहले मरता है। कोई भी काम करते समय आपको स्थिरता से आगे बढ़ना चाहिए और लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आराम करने और नैना सिंह के साथ खाना खाने के बाद वह आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। जिया गुओ का वकील, जिसे लॉन्गजिंग ने नियुक्त किया था, जल्दी ही आ गया। ये वकील सचमुच बहुत कुशल है। बिना सबूत के भी उसने सबूत गढ़कर अदालत से मामला स्वीकार करवा लिया। धन की शक्ति का लाभ उठाकर कुछ जटिल प्रक्रियाएं बहुत सरल हो गई हैं और स्वीकृति के बाद अदालत की सुनवाई बस कुछ ही दिनों में हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों के दौरान लॉन्गजिंग रिया मेहता के साथ मुंबई में दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर गए और जिया साम्राज्य के स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अनुभव किया। नतीजा ये हुआ कि रिया मेहता और बाकी खिलाड़ियों की एक दिन से भी कम समय में ही रुचि खत्म हो गई। उन्हें लगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बराबरी कोई और नहीं कर सकता और वे जैसे भी खेलें असहज महसूस करते थे। इसके अलावा मेहता इंडस्ट्रीज की उपस्थिति मुंबई में हर जगह देखी जा सकती है, विज्ञापनों में, इमारतों में और मौखिक रूप से। जब भी मैं ये सुनता हूँ मुझे बहुत निराशा होती है। मैं इसे सिर्फ देख सकता हूँ, खा नहीं सकता। बेहतर होगा कि मैं होटल वापस जाकर आराम कर लूँ। मुकदमे के परिणाम के संबंध में वकील ने अपना प्रभावशाली बायोडेटा प्रस्तुत किया, जिससे रिया मेहता आश्वस्त हो गया। मुझे इस बार जीत का पूरा भरोसा है। जल्द ही मुकदमे का दिन आ गया। ड्रैगन राजा रिया मेहता और उसके साथी के साथ न्यायाधीश के कार्यालय में गया। वहां रेयांश मेहता को नहीं देखा गया, केवल यूचेन समूह के वकील ही प्रभारी थे। ये वकील श्री मेहता का निजी वकील है। वह रेयांश मेहता की विरासत का भी प्रभारी था। वह बहुत योग्य है। जब मेहता इंडस्ट्रीज के वकीलों को पता चला कि लोंगक सिंह ने जिया देश के सबसे प्रसिद्ध वकील को काम पर रखा है, तो उनकी आंखें चमक उठीं और वे काम शुरू करने के लिए उत्सुक हो गए। शिकार को पहचानने की तरह वे इस शीर्ष वकील के खिलाफ अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे।
परिणामस्वरूप वह मुश्किल से गंभीर हुए थे और भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने कुछ शब्द ही कहे थे। तभी न्यायाधीश ने सीधे तौर पर फैसला सुना दिया कि वादी केस हार गया है। वे इतनी आसानी से जीत गए। मेहता इंडस्ट्रीज के वकीलों को अभी भी इस पर विश्वास करना कठिन लग रहा था। हालांकि इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने बहुत अधिक सबूत दे दिए थे और मुंबई मेहता परिवार का गृह क्षेत्र होने और मेहता परिवार के साथ आधिकारिक संबंध होने के कारण मैं जीतने में सक्षम था। यहाँ तक कि प्रसिद्ध वकील भी थोड़ा उलझन में था। लॉन्गजिंग, रिया मेहता और अन्य दो भी मौके पर ही दंग रह गए। मैं कैसे हार सकता हूँ? मैं असहमत हूँ और मैं अपील करूंगा। रिया मेहता ने मौके पर ही गुस्सा दिखाना चाहा, लेकिन जज पहले ही जा चुके थे, इसलिए उन तीनों के पास अदालत छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बीजिंग से लाए गए वकील ने आह भरते हुए लॉन्गजिंग से कहा, मुझे खेद है, मैं ये केस नहीं संभाल सकता। मामले की जटिलता के अलावा कुछ अपरिहार्य कारण भी हैं। आखिरकार वादी चीन का नागरिक नहीं है और यहाँ हालात विदेश से अलग हैं। बार बार माफी मांगने के बाद वकील वहां से चला गया। लॉन्गजिंग असहाय था और वह अपने दिल में जानता था कि ऐसा लगता है कि सामान्य तरीके काम नहीं करेंगे। लेकिन ये भी ठीक है, वह जानता था कि रिया मेहता इस समय बहुत उदास महसूस कर रही होगी। ये डूबते हुए व्यक्ति की तरह है जो बचाए जाने का इंतजार कर रहा है। यदि वह इस समय कोई कार्रवाई करते तो इसका अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता। ड्रैगन राजा भी क्रोधित था, लेकिन उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। जूली ने निराश होकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जिया, देश के कानून बहुत ही हास्यास्पद हैं। हम मुकदमा कैसे हार सकते हैं? न्याय स्पष्ट रूप से हमारे पक्ष में है। जैसे ही रिया मेहता जज के कार्यालय से बाहर निकली, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह पहले ही स्टार और रानी बनने के अपने सपनों को टूटते हुए देख चुकी थी। लॉन्गजिंग ने उसे दिलासा दिया, निराश मत हो, मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ, है ना? रिया मेहता चिल्लाए, आपके द्वारा नियुक्त किए गए सभी वकील चले गए हैं, अब आप क्या कर सकते हैं? वाह, दरअसल मैं हमेशा से तुम्हें ये बताना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। मेरी योग्यताएं तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा हैं। लॉन्गजिंग अपने पत्ते सामने रखने जा रहा है और दिखावा करना बंद कर देगा। हल्की हवा का झोंका आया, जिससे उसका कोट थोड़ा हिल गया और उसमें से प्रभुत्व की एक अदृश्य आभा निकली। चूंकि सामान्य तरीके समस्या का समाधान नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास असामान्य तरीकों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में आपसे बातचीत करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हो रही हैं। जो कोई भी मेरे मियाओ मियाओ के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा, उसे केवल मौत का सामना करना पड़ेगा। लॉन्गजिंग के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई, उसकी पहले की हताशा गायब हो गई और वह पूरी तरह से सहज लग रहा था, जिससे दोनों महिलाएं तुरंत डर गईं। रिया मेहता का दिमाग गड़बड़ा गया था और वह रोना भी भूल गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जूली भी दंग रह गई और बोली, मिस्टर लॉन्ग, क्या आपके पास सचमुच कोई और विचार है? वे क्या हैं? हमें जल्दी बताओ। लॉन्गजिंग ने कहा, सच बताऊं तो मैं ब्लैक गोल्ड इंटरनेशनल का बड़ा बॉस हूं और मेरे अधीन हजारों भाड़े के सैनिक हैं। मैंने जिस ड्रैगन पैलेस की स्थापना की है उसका प्रभाव पूरे विश्व में है। जिया साम्राज्य के क्षेत्र में भी मेरे बहुत से लोग हैं। दोनों महिलाओं के भ्रमित भावों को देखकर लॉन्गजिंग को पता था कि चाहे वह कुछ भी कहे, वे उस पर विश्वास नहीं करेंगी। केवल तथ्यों के साथ इसे साबित करके ही हम उन्हें चौंका सकते हैं। इससे मन में प्रशंसा की भावना जागृत होती है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। दोपहर हो चुकी थी जब लॉन्गजिंग दो महिलाओं के साथ जज के कार्यालय से बाहर निकला। शाम को उन्हें सड़क किनारे एक बारबेक्यू स्टॉल मिला। बारबेक्यू की स्वादिष्ट खुशबू सूंघते हुए लॉन्गजिंग ने कहा, जब मैं बदकिस्मत था और भाग रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे। जब भी मैं सड़क किनारे किसी बारबेक्यू स्टॉल के पास से गुजरता, मैं रुक जाता और रुक जाता। अब जब हम जिया किंगडम में वापस आ गए हैं, तो हमें इस स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना चाहिए। इन दिनों दोनों महिलाओं के सामने सज्जन दिखने के लिए वह रेस्तरां में खाना खा रहा है। अब जबकि उसने अपने पत्ते खोल दिए हैं, वह पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करने की योजना बना रहा है। जिया किंगडम के भोजन का असली स्वाद भव्य होटलों में नहीं मिलता, बल्कि व्यस्त सड़कों में छिपा होता है। भोजन का ऑर्डर देने के बाद लॉन्गजिंग ने एक कुर्सी ढूंढी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बैठ गया। रिया मेहता और जूली को इन चीजों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि रेयांश मेहता को आज्ञाकारी रूप से विरासत मुझे वापस करने के लिए लॉन्गजिंग को क्या करना होगा। लॉन्गजिंग, तुम बहुत रहस्यमयी हो, तुम्हारी योजना क्या है? रिया मेहता ने उत्सुकता से पूछा। लॉन्गजिंग मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला, ऐसा दिखावा किया जैसे वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। जूली घबरा गई और जल्दी से बोली, मुझे पता है कि तुम हमेशा से म्याओ म्याओ को पसंद करते रहे हो। अगर तुम सचमुच विरासत पा सको तो मैं म्याओ म्याओ की तुमसे शादी करवाने का फैसला करूंगी। रिया मेहता, जो किनारे पर खड़ी थी, अचानक चौंक गई, लेकिन जूली की प्रेरणादायी निगाहों के सामने उसने तुरंत सिर हिला दिया। एक विशाल विरासत की तुलना में लॉन्गजिंग से शादी करना क्या है? लॉन्गजिंग ने गंभीरता से कहा, यह सच है कि मुझे म्याओ म्याओ पसंद है, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो दूसरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करता हो। मैं वास्तव में यही चाहता हूं कि म्याओ म्याओ खुश रहे। म्याओ म्याओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर रेयांश मेहता इस वजह से मर जाए तो क्या आप खुश होंगे? बिना किसी हिचकिचाहट के रिया मेहता ने जवाब दिया, बेशक, मैं चाहता हूं कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाए। लॉन्गजिंग ने फिर पूछा, दरअसल मेरे पास बहुत पैसा है, मेहता परिवार से भी ज्यादा।
अगर तुम रेयांश मेहता का पैसा नहीं भी लेना चाहती और मेरे साथ रहना चाहती हो, तब भी तुम उसे अपने पूरे जीवन काल में खर्च नहीं कर पाओगी। तो क्या तुम अब भी विरासत चाहती हो? तुम्हारे पास पैसे हैं। रिया मेहता ने लॉन्गजिंग को ऊपर से नीचे तक देखा, इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। इस प्रश्न ने उसे गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, विरासत मेरी है। उसने अभी तक लोंगक्सिंग के पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। अपने हाथों में पैसा होना सबसे वास्तविक और ठोस चीज है। तो क्या तुम सचमुच मेरी औरत बनने को तैयार हो? लॉन्गजिंग ने सीधे रिया मेहता की आंखों में देखा और कहा, मेरी आंखों में देखो। रिया मेहता की नजरें अचानक हट गईं, लेकिन उसने फिर भी देखा। जब तक आप मुझे विरासत पाने में मदद कर सकते हैं, तब तक आपकी महिला होने में क्या बुराई है? लॉन्गजिंग हंसा, दिल खोलकर हंसा, और फिर कुछ नहीं बोला। मेज पर बारबेक्यू की प्लेटें रखी गईं और वह सीखे खाने लगा। उसने बियर की कुछ बोतलें भी खरीदी और एक अच्छी ड्रिंक का आनंद लिया। ये देखकर कि उनसे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, दोनों महिलाओं ने भी खाना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद, जैसा कि किसी भी मुख्य पात्र के साथ होता है, कोई व्यक्ति अचानक ऐसे समय में परेशानी पैदा कर देगा। टैटू वाले बेरोजगार लोगों का एक समूह दूर से आता हुआ दिखाई दिया। जूली के सुंदर शरीर को देखकर गुंडों के नेता ने सीटी बजाई। वाह, मुंबई में वास्तव में बहुत सुंदर पश्चिमी सामान है और ऐसी शुद्ध दिखने वाली लड़की। टीएस, हम आज भाग्यशाली हैं। एक दर्जन से अधिक गुंडे अश्लील मुस्कान के साथ मेज को घेर लिए। हेलो एलयू, नेता ने अपने हाथ मेज पर रखे, आगे झुके और मुस्कुराते हुए कहा। दोनों महिलाओं को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह का उत्पीड़न काफी आम था। जूली चारों ओर से घिरी हुई थी और घबराई हुई लग रही थी। यही बात रिया मेहता पर भी लागू होती है। केवल लोंगक्सिंग ही अनजान लग रहा था, वह अभी भी अपने सीख खाने में तल्लीन था। अरे जबड़ा, जूली ने गुस्से से कहा जैसे ही कोई पास आया। इस समय युवकों के नेता ने रिया मेहता की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे लॉन्गजिंग ने थप्पड़ मार दिया, जो हमेशा मूक रहने का नाटक करता रहा था। युवक दर्द से कराह उठा और लॉन्गजिंग से ठंडे स्वर में बोला, मैंने सोचा था कि तुम गूंगे हो, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम अंधे भी होगे। मैं